स्केड्यूल बनाना है, रेट डेप्रिसिएशन मेथड रेट, ऐसे ही है सर। तो जिस तरह IAS 16 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह IAS 40 में अब आके पढ़े डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कुछ मिलती जुलती भी हैं, कुछ एक दो नहीं भी हैं। The following disclosures are required by the IAS 40 in notes to the accounts, notes of financial statements. हेडिंग जरा 3 है इसमें, मेरा ख्याल 1 2 3, अगर इस पेज पे देखें जरा, तो पहली हेडिंग में जरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू बोथ द फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल, मतलब बताएं, फुल इन्वॉल्व रहे जरा प्लीज। चाहे कोई कंपनी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रही हो या फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही हो, उसने ये फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स देने हैं। अब इसमें कौन कौन से आपसे रेलिवेंट है, आपने याद करने हैं, वो मैं साथ साथ तरीका बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने ये बताना ही बताना है वेदर द फेयर वैल्यू मॉडल और द कॉस्ट मॉडल इज यूज। क्या मतलब हुआ? नोट्स में जाके शेयर होल्डर्स को बताना है कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है या कॉस्ट मॉडल पे। मींस एक इंग्लिश का सेंटेंस होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द सवाल फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा होगा तो हम अकॉर्डिंगली बता देंगे, और अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होगा तो हम ये बता देंगे। ये काम अभी कभी आपने IAS 16 में किया? सर जी किया है सर। जिस एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल, उसके लिए कॉस्ट मॉडल लिखते हैं हम, और जिसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है उसके लिए लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो पहला टिक लगाए। नंबर 2, मेथड्स एंड assumptions applied in arriving at the fair values। अब अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया है तो फेयर वैल्यू चाहिए होती है, चाहिए होती है सर। सेकंड की जरूरत नहीं है, थर्ड में एक मिनट आएगा, थर्ड ज्यादा बेहतर है। थर्ड में कहता है द एक्सटेंट टू व्हिच द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय अंडरलाइन क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विद रेलेवेंट एंड रीसेंट एक्सपीरियंस। IAS 16 के जब आप क्वेश्चंस करते थे तो उसमें कोई शबीर एसोसिएट, कोई और इस तरह के नाम लिखे होते थे वगैरह वगैरह, तो वो कौन साहब होते थे? इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, जो फेयर वैल्यू बताते थे। तो इसी तरह अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू किसी इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर ने बताई है और हमारे पास उसका नाम, उसका एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो वो हमने शेयर होल्डर्स को फिर डिस्क्लोजर देना है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है कि कंपनीज अपने एसेट्स की फेयर वैल्यू किसी थर्ड पार्टी से डिटरमिन करवाएं। कंपनीज खुद से भी अंदाजा लगा सकती हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर ली जाए तो वो भी शायद ज्यादा अनबायस्ड फिगर दे सकता है। तो अगर किसी थर्ड पार्टी को यूज करके फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन हुई है तो फिर हमने क्या बताना है? उसी तरह है, वंस अगेन उसका नाम बताएंगे और उसका रीसेंट एक्सपीरियंस वगैरह अगर अवेलेबल होगा तो हम लिख देंगे। जाने प्लीज, ये कब दे सकेंगे हम डिस्क्लोजर? जब हमें क्वेश्चन में बताया होगा तो हमने एक सेंटेंस लिखना होगा कि रिवैल्यूएशन इज परफॉर्म बाय मिस्टर सो एंड उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर कोई हमें बताया होगा तो हम लिख देंगे। ठीक है सर। तो सेकंड में शायद एक थ्योरेटिकल बात हुई भी है, थर्ड सही है। पहला तीसरा डाना दाने सर। फोर्थ टिक लगाएं, पढ़े। अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर। अब जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जहन में लाएं जरा। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई रेंटल इनकम कमाई हो सकती है हमने? नीचे पढ़े नंबर 2। और क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैनेज करते हुए हमारा कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है? तो शेयर होल्डर को नोट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से इनकम अलग बतानी है, और अगर कोई खर्चा हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रन करते हुए, ऑपरेट करते हुए, तो वो अलग बताना है। दाने से कैसे बताना है, कब बताना है, ऑब्वियसली एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन ये लिस्ट अगर याद होगी तो एग्जाम में याद रहेगी। यहां तक बोल देंगे 3 बातें जिन्हें मैंने हाईलाइट की है। नंबर वन नंबर 3 नेक्स्ट पॉइंट में है सर, डिटेल्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन on the ability to realize investment property, underline detail of any restriction or any restriction on the remittance of income or disposal proceeds। remittance का एक मीनिंग लिख लें, ट्रांसफर। और वर्ड जरा थोड़े से समझने के लिए अपना जरा विजन ब्रॉड करना पड़ना है। डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू रियलाइज, रियलाइज का मतलब
अंडरलाइन करें रियलाइज जी। नहीं बेटा, यहाँ जो रियलाइज लिखा ना, रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और से पहले, यहाँ रियलाइज का मतलब ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ सेल के एंगल से बात हो रही, सेल के पैसे, सेल के पैसे, कैश अगेंस्ट सेल। ये जो सेंटेंस है दो हिस्सों में हमने डिस्कस करना, और से पहले पहले हम होना। ये मैंने किसका को मीनिंग बताया, रियलाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैश अगेंस्ट सेल। अब यहां तक जो सेंटेंस है और से पहले, इसका मीनिंग सुना जरा, दोबारा पढ़ें जरा प्लीज। डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोई रुकावट। अब कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। ये समटाइम्स एसेट्स के अगेंस्ट लोन लिए जाते हैं, एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी देके लोन लिए जाते हैं, जिसके लिए आपने सही एक वर्ड बोला है, मॉर्टगेज भी है, कोई प्लेज वगैरह वर्ड भी हो जाता है, सिक्योरिटी भी है, चार्ज भी है, वगैरह वगैरह भी है। उसका जो लॉ में मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी या मॉर्टगेज का सिंपली मतलब ये है कि आपने शायद एसेट गिरवी रखवा के कोई लोन लिया हुआ है। बात मेरी यहां तक क्लियर है सर? तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया होगा तो फिर बैंक आपको बेचने की इजाजत नहीं देगा। तो अब ये मेरा सेंटेंस जो मैंने बोला, इसको ज़हन में रख के जरा पढ़ना। डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू, क्या मतलब हुआ, मतलब वो बेचने की अगर इजाजत नहीं देगा तो अब शेयर होल्डर्स को हमने ये बताना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है। अच्छा ये भी काइंडली जरा सही तरह मेरा क्लियर ही कर लें, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिरवी दे, गिरवी रखवाई, गिरवी वर्ड सही है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी साथ ही? ये आप ही की रहेगी। हाँ, अगर आपने पैसे टाइम पे ना दिए फिर बैंक का ये राइट होगा, बेच सकता है। इट मींस जब तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया होगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रही होगी, लेकिन हम नोट्स में जाके अगर ये गिरवी रखाई हुई है तो शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या मतलब कि हम इसे बेच के इसके अगेंस्ट अभी कैश हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, जब हमने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बदले में कोई लोन लिया होगा, तो अपने पास मेरे ख्याल लेफ्ट राइट साइड पे थोड़ी सी जगह बन सके। ये पॉइंट आधी लाइन कब एप्लीकेबल होगी, जब 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 लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लिया होगा हमने, लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर हमने कोई लिया हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कोई रिस्ट्रिक्शन की बात करे, रिस्ट्रिक्शन ऑन द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो हम नोट्स में एक सेंटेंस लिखेंगे, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू रियलाइज द कैश अगेंस्ट सेल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डन है सर? मेरी तरफ देख के बता देंगे क्या बात बताई है मैंने? नहीं, ये तो अंग्रेजी में बेटा थोड़ी सा मैं चाह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं, क्या मीनिंग समझ आता है इसका? मेरी तरफ देख कर ट्राई करें। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेच के कैश लेने पे रिस्ट्रिक्शन है अभी, और ये कब हो सकती है, तो देन अपने शेयर होल्डर्स को बताना है। और ऑब्वियसली अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे स्किप करके अगली तरफ चले जाएंगे। लेकिन सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, और के बाद एक नई गेम शुरू हुई। आ जाऊं जरा और पे, और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेमिटेंस का क्या मतलब मैंने बताया, ट्रांसफर ऑफ इनकम एंड और डिस्पोजल प्रोसीड। ये वाला बेटा जो दूसरा हिस्सा इसका, ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री में, कंसंट्रेट करें, बैठे बैठे हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है, लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस की कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमेरिका में, अमेरिका में कहीं न्यूयॉर्क में है, बड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह प्लाजा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि आपने रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि हमारे मुल्क में जो रेंट इनकम आप कमाएंगे या प्रॉपर्टी बेच के जो डॉलर कमाएंगे, ये आपने अमेरिका से बाहर पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं करना है। तो देन हम शेयर होल्डर्स को क्या बताएंगे, देयर इज रिस्ट्रिक्शन, ढूंढे वर्ड जरा, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इनकम और डिस्पोजल प्रोसीड्स फ्रॉम अमेरिका टू फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। क्या ये जरूरी है कि रिस्ट्रिक्शन हो? अगर नहीं है तो ओके है,
लेकिन अगर आपको पता चले कोई इनकम या डिस्पोजल प्रोसीड्स को ट्रांसफर करने पे, रेमिटेंस करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो शेयर होल्डर्स को फिर ये इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, जरा ब्रैकेट में लिख लें एंड में जाके, ये लिख लीजिएगा प्लीज, ये रिवाइज करते हुए, ताकि सही तरह दोबारा ज़हन में आ जाए। ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, रिमेनिंग आधा सब आधा हिस्सा, प्लीज प्लीज प्लीज। इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एनी फॉरेन कंट्री, मींस गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है डॉलर आपके ही हैं, लेकिन इसे अमेरिका में ही स्पेंड करें। आप भी वैसे बताएं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो तो आप डॉलर्स कहाँ पे ही स्पेंड करना चाहेंगे? आप लोग मासूम लोग हैं, इसलिए तो आपको ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ताकि आप भी सही किस्म के अकाउंटेंट बन सकें। एक्सेप्शंस बेटा होते हैं दुनिया में, तो अल्लाह करे आपने जो बात की है हम भी वैसे हो सकें। आइए जरा ये जो सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़े हम इसको दोबारा जरा पूरा इकट्ठा पढ़ सकें सर। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिटेल ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबिलिटी टू रियलाइज या रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ मींस डिपेंडेंस ऑफ इनकम, ये डिस्पोजल प्रोसीड्स का सबको पता है ये क्या होती है? क्या होती है डिस्पोजल प्रोसीड? कैश अगेंस्ट डिस्पोजल, डबल एंट्री बताएं मेरी तरफ देखकर जरा। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, सीधी सी बात है, इसमें टेंशन की क्या जरूरत है। लास्ट पॉइंट पढ़ने से पहले जितने डिस्क्लोजर्स हो गए इनको जरा अपने आप को सुना दें पढ़ के जरा। नंबर वन, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ चल रहे हैं मेरे? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? जी सर नेक्स्ट पॉइंट सर, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अंडरलाइन करो, कंस्ट्रक्ट और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर मेंटेनेंस और एनहांसमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मेन वर्ड है, अगर ये आप सही समझ गए तो बाकी सेंटेंस इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, एक क्वेश्चन आपकी तरफ है, आपने किसी पर्सन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने का मुआहिदा कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपने और उसने साइन कर दिए हैं, सेलर बायर ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। एंट्री बताएं, अपने एंगल से एंट्री बताएं। नहीं बेटा अभी नहीं, एंट्री कब होगी? जब उस मुआहिदे के बदले आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, आप उसका पोजीशन ले सकते होंगे, वो अवेलेबल फॉर यूज आपके एंगल से हो जाएगा, उस दिन फिर एंट्री हम क्या करेंगे? तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट। अब जरा गौर से बात सुनो मेरे, जरा लेट्स अज्यूम ईयर एंड आ गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास आई नहीं है, तो आपने कोई अभी डबल एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन नोट्स में जाना है और शेयर होल्डर्स को बताना है कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदने का मुआहिदा कर लिया हुआ है। डबल एंट्री करके बताना है या इंग्लिश में लिख के बताना है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी ठेकेदार साहब से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप हमारे बिहार पे जरा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, या डेवलपमेंट का किसी से मुआहिदा कर लिया है, आगे चलते जाए जो आगे लिखा हुआ है, या किसी से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मुआहिदा कर लिया है, या बिल्डिंग में 20 फ्लोर है और 15 फ्लोर बनाने का मुआहिदा कर लिया है, अगर ये मुआहिदात हुए हैं ईयर एंड से पहले, तो इनकी डबल एंट्रीज नहीं होंगी, शेयर होल्डर्स को इनका डिस्क्लोजर होगा। तो कौन कौन सी चीजें मैंने आगे से ढूंढ के बोलनी है, बताएगा मैंने क्या क्या बोला? ये मुआहिदा किस चीज का भी हो सकता है, ये किसका भी हो सकता है, ये डेवलपमेंट का भी हो सकता है, ये किसका भी हो सकता है और किसका भी हो सकता है। इन सब में कॉमन वर्ड्स क्या हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन आपने कर लिया है, और ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है एंड में जाके जो शायद इन सबको कवर करने के लिए है, आप कोई मुआहिदा कर चुके हैं जिससे आपने कोई फ्यूचर की कमिटमेंट की हुई है। तो अगर कोई फ्यूचर की कमिटमेंट है तो उसकी अभी डबल एंट्री नहीं है, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर होगा शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस का कैश
कितना कितना कहाँ चला जाना है, क्या ये मुआहिदा हो चुका है? अच्छा, ये नहीं है कि आप हमारे ज़हन में हम खरीदेंगे और कर लेंगे, क्या हो चुका है, क्या रह गया है? मुआहिदा हो गया है, लेकिन अभी पोजेशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस ये फ्यूचर में होनी है। तो इन कमिटमेंट्स को आपने शेयर होल्डर्स के लिए डिस्क्लोज करना है। आई होप कि हम कुछ समझ सके हैं। ये जो डिस्क्लोजर हमने पढ़े हैं, ऊपर फर्स्ट हेडिंग देखें जरा इसकी, जो बोल्ड थी, चाहे कॉस्ट मॉडल हो, चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, ये डिस्क्लोजर तो कॉमन है। इससे अगली हेडिंग में आ जाए। अब जो अगली हेडिंग है ये तभी एप्लीकेबल है, पढ़ के बताएं कब एप्लीकेबल है, और इससे आखिरी जो हेडिंग आएगी वो कब एप्लीकेबल है। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे भी हो सकती है, क्या फेयर वैल्यू मॉडल पे भी हो सकती है? तब सेकंड पार्ट में आ जाए। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो देन कौन से इजाफी डिस्क्लोजर्स हैं जो ऊपर पढ़े हमने उसके अलावा? देयर मस्ट बी अ रिकंसिलिएशन। ऐसा डरना इसमें बिल्कुल नहीं है, ये बातें वही पुरानी है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ जरा, जस्ट इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ लें जरा। There must be a reconciliation in the notes of financial statement between opening closing values of investment property showing addition disposal। addition हो सकती है, क्या मतलब? नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोजल हो सकती है। अच्छा, डिस्पोजल की एंट्रीज वही है जो हमें पता है। ट्रांसफर हो सकता है, कहां से कहां, कहां से कहां, और कहां से कहां। तीन तीन, पिछला पेज, पिछला पेज, जल्दी दे, जल्दी जल्दी। आइए 16 से 40, 2 से 40 एंड वाइस वर्सा, 40 से 2 या 16। ट्रांसफर फ्रॉम भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड ट्रांसफर टू भी हो सकता है। ट्रांसफर टू होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट होगी, हिम्मत हिम्मत। और अगर ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाए। आगे पढ़े। क्या गेन लॉस ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आने से कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आता है? अगर गेन आया तो डबल एंट्री बताएं, लॉस आया तो एंट्री बताएं। अगर गेन आया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्लस करेंगे, और अगर लॉस आया तो माइनस करेंगे। The reconciliation should show separately any amount in respect of investment property included at, underline करें जरा ये, should show separately any amount in respect of investment property carried at cost model because their fair values cannot be estimated reliably। असूलन तो बेटा बात कुछ उसी तरह की है जिससे आपको पहले पता है। असूलन तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे ही रखना चाहिए। ये वर्ड सही समझ आए मैंने क्या बोला है? लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, क्योंकि सपोज वो किसी रिमोट एरिया में है और फेयर वैल्यू पता नहीं है, तो मजबूरन फिर बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को तो हम फेयर वैल्यू पे रखेंगे। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मजबूरन फेयर वैल्यू मॉडल की बजाय कॉस्ट मॉडल पे अगर रखा होगा तो फिर कॉस्ट मॉडल पे रखी हुई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वही डिस्क्लोजर्स देंगे जो अभी नीचे हमने डिटेल में पढ़ने हैं। तो दोबारा ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है तो पढ़ेगा जरा। रिकंसिलिएशन, अब ये रिकंसिलिएशन एक वर्ड आ रहा है, ये मैं बताता हूँ ये रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है। Should show separately any amounts in respect of investment properties included at, क्यों? Because their fair values cannot be measured reliably। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो सबके लिए क्या होना चाहिए, लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो मजबूरन फिर उसको कॉस्ट मॉडल पे ही रख लेंगे। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज द फेयर वैल्यूज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड लायबली। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले जो अभी पढ़ा है ऊपर हमने ये सेकंड पैराग्राफ में, इसका मीनिंग जरा एक सेकंड बोर्ड पे जरा देखें। ये किसी को स्केड्यूल याद है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्केड्यूल, हम एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट को ज़हन में रख के ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, आगे 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 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट वगैरह 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 पे रुके जरा एक मिनट। ये सब कुछ लिखते हुए हमने ज़हन में क्या रखा होता है? लेजर ऑफ एसेट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। इसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी लेजर होगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे है तो वो लेजर ज़हन में अगर रखें तो ये जो ऊपर जितनी बातें हुई हैं दरमियान वाले पैराग्राफ में वो सारी इंशाल्लाह स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देने का नाम ये फेयर वैल्यू के डिस्क्लोजर हो जाए। मसलन मैं क्या कहना चाहता हूं,
आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक लेजर जरा मुझे ब्रॉड डाउन से शुरू करके कैरी डाउन तक पहुंचाएं जरा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। ब्रॉड डाउन हो सकता है, कोई एडिशन हो सकती है, एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, कोई डिस्पोजल हो सकती है, एंट्री बताएं। कैश डेबिट डिस्पोजल अलग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट किस अमाउंट पे, कैश पे नहीं, नो 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 नो, यहाँ फेयर वैल्यू पे, ये कॉस्ट मॉडल नहीं, फेयर वैल्यू पे। अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो कॉस्ट पे, और अगर सेपरेट लेजर नहीं होगा तो WDV पे, कैश पे नहीं। कैश की एंट्री क्या है, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट अलग एंट्री है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट एंट्री अलग है। क्या कैश और फेयर वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, वही फिर गेन लॉस है। तो प्लीज मैंने रेफरेंस लिख दिया, रेफरेंस ओके, क्या रेफरेंस है ये, एंट्री बताएं। फुल कंसंट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ली। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। हरगिज नहीं होगी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, तो यहाँ डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आएगी, लेकिन क्या गेन आ सकता है, एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट किस तरफ लिखूं, और अगर लॉस आया क्या एंट्री, और रिलैक्स रह के सोच के आंसर दीजिएगा। अगर गेन पड़ा है और लॉस आ जाए तो ये कोई बहस ही नहीं, गेन कोई नहीं पड़ा, वो प्रॉफिट लॉस में चला गया। लॉस पड़ा और गेन आ जाए, ये कोई बहस नहीं है, लॉस आएगा प्रॉफिट लॉस में, गेन आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहस खत्म होगी। लेकिन और दो चीजें प्लीज, अगर IAS 16 से कोई प्रॉपर्टी आई है IAS 40 में, तो एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेफरेंस, ठीक है मेरा। और अगर इन्वेंट्री से आई है, अगर इन्वेंट्री से आई है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर यहां से गई है एंट्री, सर जी एंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में गई है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। और अगर इन्वेंट्री में गई है, एंट्री फंसी हुई है कि एक भी सही नहीं निकली अभी तक, और देन CD बैलेंस आ जाएगा विदाउट एनी डेप्रिसिएशन। तब ये अगर लेजर से में हो तो क्या हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, आए ट्राई करते हैं। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट विदाउट डेप्रिसिएशन भी कैरिंग अमाउंट प्लीज, फिर फंस रहे हैं आप कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस और नेट सेम ही होगी। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन प्लस ट्रांसफर फ्रॉम प्लस गेन माइनस आपने बताना, माइनस डिस्पोजल माइनस ट्रांसफर टू माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो कौन सा लेजर अगर जहन में रखें और ओपनिंग से क्लोजिंग तक आ जाएं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर अगर जहन में रखें और ओपनिंग क्लोजिंग से तक आ जाएं, तो यही रिकंसिलिएशन है जो बार बार ऊपर एक वर्ड यूज हो रहा था। इन अदर वर्ड्स, ऊपर देखें तो एक सेकेंड, ये जो पहले दो पैराग्राफ्स आए थे इसमें, पहले दो पैराग्राफ्स, या अल्लाह या अल्लाह, ये जो पहले दो पैराग्राफ्स आए हैं जिनको मैंने होपफुली हाईलाइट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, डिस्क्लोजर वाले जो दो पैराग्राफ्स हैं पहले दो, इनको नीचे जाके मैंने क्या कहा, एक लेजर ज़हन में रख के बना देंगे। उसके नीचे एक और पैराग्राफ लिखा हुआ इंशाल्लाह फिर पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास भी नीचे जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा लेजर काइंडली बना लें, और अगर क्या एग्जामिनर मांगे तो आप क्या जहन में रख के बना देंगे। अगर एग्जामिनर डिस्क्लोजर मांगे तो ये लेजर जहन में रख के इंशाल्लाह हम डिस्क्लोजर बना देंगे। सॉरी जरा इंग्लिश में पढ़ना बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप होपफुली बोर नहीं हो रहे। मैं बोर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने कई दफा पढ़ा हुआ है, और आप क्योंकि पहली दफा पढ़ रहे हैं इसलिए आप हमेशा की तरह इंजॉय कर रहे हैं। हर चीज सही तरह क्लियर हुई होना जरूरी है। दो चार सवाल करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे तो वहां जाके बस वापिस ही आएंगे। तो अपनी बेस्ट एफर्ट करें, चाहे वो इंग्लिश में हो
एंट्रीज में हो, स्केड्यूल में हो, चाहे वो एक्सट्रैक्ट्स में हो, हमारी चॉइस नहीं है। एग्जामिनर की मर्जी उसने क्या सवाल बनाना है, क्या जहन में रखें और क्या कर दें तो क्या हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर जहन में रखें और इसे स्टेटमेंट फॉर्म में अगर बना दें तो रिकंसिलिएशन बन जाएगी। डन है सर? एंट्री समझ आ गई है सबको? रेफरेंसेस मेरे क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप बता दें, ये बच्चे तो थके लग रहे हैं। मौला मदद करिए, सवाल करना चाह रहे हैं मौला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें आपको भी नहीं पता चलती जो आपके बिहाफ पे मुझे भी पता तो नहीं होती, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद कोई एक नौजवान ऐसा भी बीच में हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी नोटेड? एनीबॉडी राइटिंग? क्या ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में से कोई एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे आ रही हो? क्या ये हो सकता है कुछ फेयर वैल्यू मॉडल पे आ रही हो, कुछ कॉस्ट मॉडल पे? असूलन तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कॉस्ट मॉडल तो सबके लिए कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल तो सबके लिए। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल और कुछ की फेयर वैल्यूज नहीं पता तो मजबूरन क्या 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 फिर कॉस्ट मॉडल। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल में कुछ प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे, तो देन वापस आ रहे ऊपर थर्ड पैराग्राफ। आपको लिख तो नहीं रहा था प्लीज? ना बताते हैं मैं कुछ करते हैं। ये कौन से पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल ओनली वाले में 1, 2 के बाद थर्ड पे जा रहा हूं। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट, बिकॉज क्यों, द फॉलोइंग shall be, should be disclosed, should also be disclosed. नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कहां है प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है तो डिस्क्रिप्शन मींस कहां है प्रॉपर्टी, कितनी बड़ी है प्रॉपर्टी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को बतानी है। डिस्क्रिप्शन समझ आएंगे? नहीं, डिस्क्रिप्शन समझ आएंगे, डिटेल कि प्रॉपर्टी कहां है, क्यों है, कितनी है, कितने एरिया पे है, ये सारी डिस्क्रिप्शन। सेकंड, एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। फिर शेयर होल्डर्स को ये भी बताना है कि आखिर क्या वजह है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। उस एरिया में रिमोट एरिया है, देयरफॉर वहां नॉर्मली सेल परचेज नहीं हो रही है, देयरफॉर हम मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी इंग्लिश में उन्हें लिख के बताना है। थर्ड, अगर ये पॉसिबल हो तो रेंज बता दें जिसमें फेयर वैल्यू हो सकती है। बात को समझ आ रही है कि थर्ड थर्ड बताएंगे थर्ड के मतलब फेयर वैल्यू को पता तो नहीं है, लेकिन 5 मिलियन से 15 मिलियन के दरमियान में कहीं होगी। अगर ये पॉसिबल है तो ये शेयर होल्डर्स को बता दो। सही क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है, मुमकिन है, तो रेंज बता दें जिस रेंज के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हो सकती है। ये 3 डिस्क्लोजर्स आपने कब देने हैं? अगर फेयर वैल्यू मॉडल में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे रखी है आपने, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, तो देन आपने फिर ये 3 डिस्क्लोजर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौन से पैराग्राफ में हम आ गए हैं? तीसरे पे। ये हुई ना बात, तीसरा खत्म हुआ और इस पेज का भी तीसरा रह गया। तीसरा सेकंड हेडिंग में खत्म हुआ और इस पेज का थर्ड पैराग्राफ आ गया। हेडिंग क्या आ गई सर? ये डिस्क्लोजर्स कब देने हैं? अच्छा बेटा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक गुड न्यूज ये है कि क्या कॉस्ट मॉडल के एंगल से कभी डिस्क्लोजर हमने IAS 16 में दिए होंगे, तो वही डिस्क्लोजर यहाँ भी देने हैं। आए जरा पढ़ के देखते हैं कौन से हैं, सवाए एक नया भी है। डेप्रिसिएशन मेथड्स बताए कभी आपने? यूजफुल लाइफ्स, डेप्रिसिएशन रेट्स, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, एट द बिगिनिंग और एंड में बताई है। रिकंसिलिएशन कहीं वहां बनाई है? वो जो स्केड्यूल है बेटा उसी को रिकंसिलिएशन का होगा। रिकंसिलिएशन का मतलब है ओपनिंग से क्लोजिंग तक आए वहां कभी? क्या क्या लिख के नीचे पढ़े जरा। एडिशन, डेप्रिसिएशन होगी यार, मैंने तो कहा डेप्रिसिएशन नहीं होती, कॉस्ट मॉडल पे होगी। अच्छा, इसके बाद आगे एक इंपेयरमेंट लॉस लिखा हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस को तो हाईलाइट करके एक क्वेश्चन मार्क लगा लें।
इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है ये अभी हमारा पढ़ना रहता है। तो इम्पेयरमेंट लॉस के अलावा बाकी चीजें आपको पता है। ट्रांसफर हो सकती है, अगर कॉस्ट मॉडल पे एसेट है फिर कैसे ट्रांसफर हो सकती है? ढूंढे ढूंढे ढूंढे, पेज नंबर 176, पेज 177 पे जाए जरा। अपने हाथ से जो एक टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल कब एप्लीकेबल है? अगर IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल हो। काइंडली प्लीज पेज 176 पे जाए, ऊपर जाए जरा, स्टार्ट में कहीं जाए, एक 2 लाइनों वाला एक पैराग्राफ ढूंढना जरा। क्या अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है तब भी ट्रांसफर हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली क्या करना है, जिस कैरिंग अमाउंट पे एसेट है उसी अमाउंट पे ट्रांसफर कर देना। अकाउंटिंग इश्यूज कब आएंगे? जब IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, उसकी फिर लंबी बहस है। लेकिन ट्रांसफर कॉस्ट मेथड में भी हो सकता है, कॉस्ट मॉडल में भी सॉरी हो सकता है, लेकिन उस केस में सिर्फ कैरिंग अमाउंट नहीं ट्रांसफर होना है विदाउट एनी रिवैल्यूएशन। सर डिस्पोजल क्यों नहीं आएगा सर? यहां लिखा अगर नहीं है तो अपने हाथ से लिख लेते हैं। कमाल हो गया सर, क्या वो भी आएगा सर? और वो भी आ सकता है सर, जो हो सकता है। ये ट्रांसफर समझ आ गया? ट्रांसफर ऐड करेंगे लेस करेंगे? कब लेस करेंगे कब ऐड करेंगे? अगर 40 से ट्रांसफर हो रही है और अगर 40 में ट्रांसफर हो रही है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स ये बेटा जो लिखा हुआ है ना इंपेयरमेंट, बेटा इंशाल्लाह एक लंबी बहस है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अल्लाह करे हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, तो इंशाल्लाह एक हफ्ता भी इस पे लगना। तो एक ये जो 4 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े ना ऊपर से लेके ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ये सिंपली वही डिस्क्लोजर है जो IAS 16 में, सेम डिस्क्लोजर्स एज इन IAS 16 फॉर कॉस्ट मॉडल। अगर कहाँ कौन सा मॉडल है तो फिर कहाँ कोई इशू नहीं है डिस्क्लोजर्स के एंगल से भी। अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है तो IAS 16 वाले ही इधर भी एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ, रेडी 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 रेडी। ये बेटा नई चीज लेकिन हमने हाथ से भी लिखी हुई थी, एक फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें जरा लास्ट पैराग्राफ का स्टार्ट में। व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये किस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, किस स्टैंडर्ड की है? IAS 16 की नहीं है अगर वहां कॉस्ट मॉडल है, लेकिन अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है तो फिर ये रिक्वायरमेंट एडिशनल है। एंट्रीज तो आप कॉस्ट मॉडल के एंगल से करेंगे, लेकिन डिस्क्लोजर में जाके शेयर होल्डर्स को फेयर वैल्यू बताएंगे। डन है सर? लेकिन अगली चीज, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप कॉस्ट मॉडल पे है तो फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देना IAS 40 में देना सर। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, ये हो सकता है फेयर वैल्यू ना डिटर्मिनेबल हो, ना डिटर्मिनेबल हो, तो फिर ऊपर जाएं सेकंड पैराग्राफ में, उसमें जो एंड में 3 डिस्क्लोजर्स आए थे वो यहां भी देने हैं। ये मेरी बात समझने के लिए आप लास्ट पैराग्राफ में आ जाए। इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, हो सकता है सर, द सेम एडिशनल डिस्क्लोजर्स शुड बी मेड एज अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। प्लीज ओके है? कौन सो की बहस हो रही है? एक एरो बनाएं और कहां पहुंचे प्लीज, पहुंचे 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 ऊपर वाली हेडिंग में जो थर्ड अभी हम पढ़ के आए थे, जरा बोल दें वहां क्या लिखे हुए थे ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप एग्जैक्ट पहुंच गए या नहीं। डिस्क्रिप्शन, वाई फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल एंड इफ पॉसिबल रेंज बतानी है। ये कहां भी बतानी है अगर क्या ना हो सके। अगर कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो डिस्क्लोजर आप नहीं दे सकेंगे, लेकिन उस डिस्क्लोजर की जगह फिर आप डिस्क्रिप्शन, वाई फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, और अगर पॉसिबल होगा तो रेंज बता देंगे। However, remember IAS 16, if cost model is used, then it is not compulsory to disclose a fair value. It is an, underline परेशान नहीं होना, it is an optional disclosure in IAS 16 का मतलब बता। IAS 16 में बता दें, बिल्कुल सही है, IAS 16 में बता दें तो ठीक है, लेकिन IAS 40 में कंपल्सरी डिस्क्लोजर है, बताना ही बताना है। और अगर फेयर वैल्यू नहीं बता सकेंगे तो उसकी जगह क्या क्या बताना है? उसकी जगह वो और वो बताना है।
अब आपके पास पूरे 2 मिनट हैं और 2 मिनट मैंने इंशाल्लाह घड़ी से देख के फाइनल करने हैं। आपने ये पूरा पेज काइंडली रिवाइज करना है और 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं अगर साथ वाले को इग्नोर करके पढ़ा जाए। मैं 2 मिनट गिनना शुरू हो चुका हूं।